नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स इन डिजिटल मार्केटिंग। आज का टॉपिक है मेटा एड ऑप्टिमाइजेशन, 5 मिस्टेक्स यू आर प्रोबेबली मेकिंग। मेटा एड्स एक पावरफुल टूल है अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन कई बार हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो हमारे कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को कमज़ोर कर देते हैं। और ये मिस्टेक्स आप भी कर रहे हों, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आज हम इन्हीं 5 मिस्टेक्स को डीपली समझेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि इन मिस्टेक्स को कैसे फिक्स करना है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने मेटा एड कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, टारगेटिंग टू ब्रॉडली। तो पहली मिस्टेक है टारगेटिंग टू ब्रॉडली। मेटा एड्स में टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने ऑडियंस को सही तरह से टारगेट नहीं करेंगे तो आपका बजट उन लोगों पर वेस्ट हो जाएगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स सेल करना है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। अगर आपने टारगेटिंग में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट किया है तो आपका ऐड उन लोगों को भी दिखेगा जो बिगिनर्स हैं और उन्हें भी जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक टारगेटिंग की है, जैसे बिगिनर्स इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग या स्मॉल बिजनेस ओनर लुकिंग टू ग्रो ऑनलाइन, इस तरीके से, या जॉब सीकर्स, तो आपका ऐड उन्हीं लोगों तक दिखेगा जो आपके कोर्स में एक्चुअली इंटरेस्टेड है। तो क्या होता है जब आप ब्रॉडली टारगेट करते हैं, आपका CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट कम हो जाता है, क्योंकि आपका ऐड उन लोगों को दिख रहा है जो इंटरेस्टेड नहीं है। आपका CPC मतलब कॉस्ट पर लिंक बढ़ जाता है, क्योंकि मेटा को लगता है कि आपका ऐड रिलेवेंट नहीं है। आपका कन्वर्जन रेट गिर जाता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस में से बहुत कम लोग एक्चुअली आपकी ऑफ़र में इंटरेस्टेड होंगे। तो क्या करना चाहिए? Let's break it down into simple actionable steps. So step number 1, use specific demographics, interest and behavior. पहला है स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर का यूज़ करना। मेटा एड्स में आप अपने ऑडियंस को बहुत स्पेसिफिक तरीके से टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज। आपका प्रोडक्ट सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए है तो आप लोकेशन में इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट। आप अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप फिटनेस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप जिम एंथुसियास्ट या योगा लवर्स या हेल्थ एंड वेलनेस जैसे इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन बिहेवियर्स। आप अपने ऑडियंस को ऑनलाइन बिहेवियर्स के हिसाब से भी उनको टारगेट कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, ऑनलाइन शॉपर्स या मोबाइल गेम प्लेयर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक ट्रैवल बैकपैक सेल करना है तो आप डेमोग्राफिक्स में 18 to 35 एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट में आप ट्रैवल इंथुसियास्ट और एडवेंचर ट्रैवल ऐड कर सकते हैं, और बिहेवियर में आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखेगा जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है। देन स्टेप 2, क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। दूसरा स्टेप है लुक अलाइक ऑडियंसेस को क्रिएट करना। लुक अलाइक ऑडियंसेस एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के सिमिलर लोगों तक टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है अपने कस्टमर्स की, तो आप उस डेटा को मेटा में अपलोड कर सकते हो और एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब है कि मेटा आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के सिमिलर लोगों को ढूंढेगा और उन्हें आपके एड्स दिखाएगा। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि इससे आपकी टारगेटिंग और भी प्रिसाइज होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक ई-कॉमर्स स्टोर है जिसमें आपने ऑलरेडी 1000 सेल्स की हैं, तो आप उस कस्टमर्स का जो डेटा होता है उस डेटा को यूज़ करके एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपकी एड्स उन लोगों को दिखेगी जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से सिमिलर है, और चांसेस है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। अब स्टेप 3 के बारे में बात करते हैं, यूज कस्टम ऑडियंसेस फॉर रीटारगेटिंग। कस्टम ऑडियंसेस को यूज़ करना रीटारगेटिंग के लिए। कस्टम ऑडियंसेस आपको
उन लोगों को टारगेट करने में हेल्प करती है जो ऑलरेडी आपके ब्रांड से इंटरेक्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट विजिटर्स, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई आया है लेकिन परचेस नहीं किया, तो आप उन्हें रिटारगेट कर सकते हो। एंगेज्ड यूज़र्स, अगर किसी ने आपकी इंस्टाग्राम पेज पर लाइक किया, कमेंट किया है, तो आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। देन ईमेल सब्सक्राइबर्स को भी टारगेट कर सकते हो। आपके पास ईमेल लिस्ट है तो आप उस डेटा को यूज़ करके कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हो। रिटारगेटिंग एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है क्योंकि लोग ऑलरेडी आपके ब्रांड से इंटरेक्ट कर चुके हैं, उन्हें आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में पता है, वो इंटरेस्ट ले चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने एक ऐड चलाया जिसमें 1000 लोगों ने आपकी वेबसाइट विज़िट की, लेकिन सिर्फ 50 ने आपकी परचेस किया, 50 लोगों ने आपसे परचेस किया, तो आप बाकी 950 लोगों को एक रिटारगेटिंग कैंपेन से टारगेट कर सकते हैं और उन्हें वापस एंगेज कर सकते हैं। सो स्टेप 4, एक्सक्लूड इररिलेवेंट ऑडियंसेस। चौथा स्टेप है इररिलेवेंट ऑडियंसेस को एक्सक्लूड करना। मेटा एड्स में स्पेसिफिक ऑडियंसेस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ब्रांड से कनेक्टेड है। तो उसका कोई मतलब नहीं रहता कि जो आपकी ब्रांड से ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको भी आप रिटारगेट करो। या अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ मेन के लिए है, अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ मेंस के लिए है तो आप वीमेन को एक्सक्लूड कर सकते हो। इससे आपका बजट उन्हीं लोगों पर फोकस होगा जो एक्चुअली टारगेट ऑडियंस है। सो स्टेप 5, टेस्ट एंड रिफाइन योर टारगेटिंग। आखिरी स्टेप है इसमें ऑडियंसेस टू ब्रॉडली में आखिरी स्टेप है आप अपने टारगेटिंग को टेस्ट और रिफाइन करना। टारगेटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको रेगुलरली अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है और देखना है कि कौन सी ऑडियंस बेस्ट रिस्पॉन्ड कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने 2 अलग अलग ऑडियंसेस क्रिएट किए हैं, एक फिटनेस एंथुसियास्ट है और दूसरी योगा लवर्स, तो आप दोनों ऑडियंसेस के लिए अलग अलग कैंपेन्स चलाकर देख सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस बेटर परफॉर्म कर रही है, फिर आप उस ऑडियंसेस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, टारगेटिंग टू ब्रॉडली एक ऐसी मिस्टेक है जो आपके बजट को वेस्ट कर सकती है और आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को कमज़ोर कर सकती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर का यूज़ करेंगे, लोकल लाइक और कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करेंगे और रेगुलरली अपने टारगेटिंग को टेस्ट करेंगे और रिफाइन करेंगे, तो आप अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करिए, बताइए कि आप अपने कैंपेन्स में टारगेटिंग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगले मिस्टेक पर चलते हैं जो है निगलेक्टिंग ए-बी टेस्टिंग। निगलेक्टिंग ए-बी टेस्टिंग जो स्प्लिट टेस्टिंग भी कहा जाता है, जिसे एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने एड्स की परफॉर्मेंस को साइंटिफिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप 2 या ज़्यादा वर्जन्स ऑफ योर एड क्रिएटिव्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी वर्जन जो आपके ऐड की है बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन कई लोग इसे इग्नोर करते हैं और एक बड़ी मिस्टेक है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि बिना ए-बी टेस्टिंग के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके एड्स में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने एक ऐड बनाया है जिसमें एक हेडलाइन है गेट 50% ऑफ ऑन जिम मेंबरशिप और दूसरा हेडलाइन है ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इन 30 डेज। ए-बी टेस्टिंग से आप देख सकते हैं कि कौन सी हेडलाइन ज़्यादा क्लिक्स और एंगेजमेंट जनरेट कर रही है। तो क्या होता है जब आप ए-बी टेस्टिंग नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके एड्स में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है। आपका बजट इनएफिशिएंटली यूज़ होगा क्योंकि आपका एड क्रिएटिव्स और कॉपी ऑप्टिमाइज्ड नहीं होंगे। आपका कैंपेन्स का पोटेंशियल पूरा नहीं होगा क्योंकि आपने अपने एड्स को फाइन ट्यून नहीं किया होगा। तो क्या करना चाहिए? लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट ए-बी टेस्टिंग इज़।
पहला स्टेप है ए बी टेस्टिंग। क्या है ये समझना। ए बी टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने ऐड के दो वर्जन्स को क्रिएट करते हैं जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, और डिफरेंट होते हैं वो। फॉर एग्जांपल, एक वर्जन में एक हेडलाइन है और दूसरे वर्जन में एक अलग हेडलाइन है। एक वर्जन में एक इमेज है, दूसरे वर्जन में एक अलग इमेज है। एक वर्जन में एक कॉल टू एक्शन है, दूसरे वर्जन में एक अलग कॉल टू एक्शन है, मतलब सीटी है। फिर आप दोनों वर्जन्स को साइमल्टेनियसली रन करते हैं, देखते हैं कि कौन सी वर्जन बेटर परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक ऐड बनाया है जिसमें एक इमेज है एक लड़के के साथ जो जिम में वर्कआउट कर रहा है, और दूसरी इमेज है एक लड़की के साथ जो योगा कर रही है। ए बी टेस्टिंग से आप देख सकते हैं कि कौन सी इमेज ज़्यादा एंगेजमेंट जनरेट कर रही है। सो स्टेप नंबर 2, टेस्ट वन वेरिएबल एट अ टाइम। दूसरा स्टेप है सिर्फ एक टाइम पर एक ही वेरिएबल को टेस्ट करना। ए बी टेस्टिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग एक साथ मल्टीपल वर्जन्स को टेस्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही टेस्ट में अलग अलग हेडलाइन, अलग इमेज, अलग सीटीए यूज़ करना। लेकिन ऐसा करना आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस वेरिएबल ने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। तो इस समय क्या करना चाहिए? एक टाइम पर सिर्फ एक ही वेरिएबल को टेस्ट करो। फॉर एग्जांपल, पहले हेडलाइंस को टेस्ट करना, फिर जब आपको पता चल जाए कि कौन सी हेडलाइन बेटर परफॉर्म कर रही है तो उसके बाद इमेजेस को टेस्ट करना। इससे आपको क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अपने एड्स को स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप आपने एक ऐड बनाया है जिसमें आपने पहले हेडलाइंस को टेस्ट किया। एक हेडलाइन है जिसमें गेट 50% ऑफ ऑन जिम मेंबरशिप, और दूसरा हेडलाइन है ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इन 30 डेज़। आपने देखा है कि दूसरा हेडलाइन ज़्यादा क्लिक्स जनरेट कर रहा है, तो अब आप उस हेडलाइन को यूज़ करके इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, टेस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योर एड्स। तीसरा स्टेप है अपने एड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को टेस्ट करना। ए बी टेस्टिंग सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, आप अपने एड्स के कई एलिमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हेडलाइंस, डिफरेंट हेडलाइंस टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। इमेजेस और वीडियोस, अलग इमेजेस या वीडियोस टेस्ट कर सकते हैं जो कौन सी ज़्यादा एंगेजमेंट जनरेट करती है, आप देख सकते हो उसमें। देन CTAs, कॉल टू एक्शंस, अलग अलग CTAs टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा क्लिक्स और कन्वर्जन जनरेट करती है। ऐड फॉर्मेट्स, अलग ऐड फॉर्मेट्स जैसे सिंगल इमेज एड्स, कैरोसल एड्स या वीडियो एड्स टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आपने एक ऐड बनाया है जिसमें आपने दो अलग CTAs टेस्ट किए हैं। एक है शॉप नाउ और दूसरा है लर्न मोर। आपने देखा है कि शॉप नाउ CTAs ज़्यादा कन्वर्जन जनरेट कर रहा है, तो अब आप उस CTO को यूज़ करके अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, एनालाइज द रिजल्ट्स एंड टेक एक्शन। चौथा स्टेप है रिजल्ट्स को एनालाइज करना और उनके हिसाब से एक्शन लेना। ए बी टेस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिजल्ट्स को एनालाइज करना। आपको देखना है कि कौन सी वर्जन बेटर परफॉर्म कर रही है और क्यों कर रही है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप अपने हेडलाइंस को टेस्ट किया और देखा है कि एक हेडलाइन ज़्यादा क्लिक्स जनरेट कर रही है, तो आपको एनालाइज करना है कि ये ऐसा क्यों हो। क्या उसका टोन ज़्यादा एंगेजिंग है, क्या वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, या क्या वो ज़्यादा इमोशनल है। फिर आप उस विनिंग वर्जन को यूज़ करके अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और आप दूसरे एलिमेंट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपकी एड्स और भी बेटर परफॉर्म करें। देन स्टेप नंबर 5, कंटिन्यूसली टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज एड्स। आखिरी स्टेप है कंटिन्यूसली टेस्ट और ऑप्टिमाइज़ करना। ए बी टेस्टिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आपको रेगुलरली अपने एड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को टेस्ट करना है और उन्हें ऑप्टिमाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐड बनाया है जो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ महीने बाद उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है, तो आपको उसमें चेंजेस करके फिर से टेस्ट करना होगा। तो क्या करना चाहिए? रेगुलरली अपने एड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को टेस्ट करना,
न्यू ट्रेंड्स और ऑडियंसेस प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने एड्स को अपडेट करना, कंटिन्यूसली अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करना ताकि वो मैक्सिमम इम्पैक्ट जनरेट करें। तो फ्रेंड्स, निगलेक्टिंग ए बी टेस्टिंग एक ऐसी मिस्टेक है जो आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलरली अपने एड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को टेस्ट करेंगे, रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और उन्हें ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो आप अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, बताइए कि आप अपने कैंपस में ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं। और अगले मिस्टेक की तरफ चलते हैं जो है इग्नोरिंग एड फटीग। एड फटीग एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका ऑडियंस आपके एड्स को बार बार देखकर बोर्ड हो जाता है, और जब ये होता है तो एंगेजमेंट कम हो जाता है और आपका CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट गिरने लगता है। सो लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपने एक ऐड बनाया है जो 2 महीने से अच्छा चल रहा है, अभी तक आपका ऑडियंस इसे 10 से 15 बार देख चुका है, तो अब उन्हें ये ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसे इग्नोर करेंगे और आपके एंगेजमेंट और CTR दोनों गिर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट एड फटीग इज़। पहला स्टेप है समझना कि एड फटीग है क्या। एड फटीग है एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका ऑडियंस आपके एड्स को बार बार देखकर बोर हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका ऐड अब उन्हें एंगेज नहीं कर रहा है और वो इससे इग्नोर करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ऐड बनाया है जिसमें एक स्पेसिफिक इमेज और हेडलाइन है आपने यूज़ की है। अगर आप इसे 2-3 महीने तक चलाते रहेंगे तो आपका ऑडियंस इसे देखकर बोर हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? रेगुलरली अपने ऐड क्रिएटिव्स को रिफ्रेश करना, एक्सपेरिमेंट करना डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स के साथ, अपने ऑडियंसेस को एंगेज करने के लिए नए आइडियाज़ ट्राई करना। स्टेप नंबर 2, रिफ्रेश योर ऐड क्रिएटिव्स। दूसरा स्टेप है अपने ऐड क्रिएटिव्स को रेगुलरली रिफ्रेश करना। ऐड क्रिएटिव्स को रिफ्रेश करना एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने एड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को चेंज करते हैं ताकि आपका ऑडियंस उन्हें नए तरीके से देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ऐड बनाया है जिसमें एक स्पेसिफिक इमेज और हेडलाइन यूज़ की है। अगर आप इसे 2-3 हफ्ते तक चलाते हैं तो आपको उस इमेज और हेडलाइन को चेंज करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इस समय? रेगुलरली अपने ऐड क्रिएटिव्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को चेंज करना, जैसे इमेज, हेडलाइंस और CTS। नए आइडियाज़ और ट्रेंड्स के हिसाब से अपने एड्स को अपडेट करना। अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए नए क्रिएटिव्स बनाकर टेस्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ऐड बनाया है जिसमें एक स्पेसिफिक इमेज आपने यूज़ की है। अगर आप उसे 2-3 हफ्ते तक चलाते हैं तो आपको उस इमेज को चेंज करना चाहिए। आप एक नई इमेज यूज़ कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। स्टेप नंबर 3, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स। तीसरा स्टेप है डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। मेटा एड्स में आप कई तरह से ऐड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंगल इमेज एड्स, एक इमेज और एक हेडलाइन के साथ सिंपल ऐड, वीडियो एड्स, एंगेजिंग वीडियोस जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को विजुअली प्रेजेंट करते हैं, कैरोसेल एड्स, मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस जो एक साथ डिस्प्ले होते हैं, कलेक्शन एड्स, एक कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपकी ऑडियंस को डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर लेके जाते हैं। डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स आपकी ऑडियंस को नए तरीके से एंगेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पहले सिंगल इमेज एड्स यूज़ किए हैं, अब आप वीडियो एड्स या कैरोसेल एड्स ट्राई कर सकते हैं। सो क्या करना चाहिए इस समय? रेगुलरली डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आपने अपने ऑडियंस के प्रेफरेंसेस के हिसाब से सही फॉर्मेट चूज़ करना, अपनी कैंपेन्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और देखना कि कौन सा फॉर्मेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल, एक वीडियो ऐड बनाया है आपने जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को विजुअली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ऑडियंस इससे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप वीडियो एड्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 4, रोटेट योर एड्स फ्रिक्वेंटली। एड रोटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने एड्स को रेगुलरली चेंज करते हैं ताकि आपका ऑडियंस उन्हें नए तरीके से देखें।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 अलग ऐड क्रिएटिव्स बनाए हैं। अगर आप इन्हें एक साथ चलाते हैं और रेगुलरली रोटेट करते हैं तो आपका ऑडियंस उन्हें नए तरीके से देखेगा और उन्हें एंगेज करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्या करना चाहिए आपको? मल्टीपल ऐड क्रिएटिव्स बनाकर उन्हें रेगुलरली रोटेट करना, अपने ऑडियंसेस को एंगेजमेंट के हिसाब से, ऑडियंस के एंगेजमेंट के हिसाब से एड्स में चेंजेस करना, अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और देखना कि कौन सी क्रिएटिव्स बेस्ट परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने 3 अलग ऐड क्रिएटिव्स बनाए हैं, इससे सिंगल इमेज, एक वीडियो ऐड और एक कैरोसेल ऐड। अगर आप इन्हें रेगुलरली रोटेट करते हैं तो आपका ऑडियंस उन्हें नए तरीके से देखेगा और उन्हें एंगेज करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो स्टेप नंबर 5, मॉनिटर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। आखिरी स्टेप है अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और एनालाइज करना। एड फटीग को अवॉइड करने के लिए आपको रेगुलरली अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है और देखना है कि कौन से क्रिएटिव्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आपने एक ऐड बनाया है जिसमें आपने पहले आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब उसका एंगेजमेंट कम हो गया है, तो आपको उस ऐड को चेंज कर देना चाहिए और नए क्रिएटिव्स को ट्राई करना चाहिए। सो क्या करना चाहिए इस समय? रेगुलरली अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, अपने ऑडियंस के एंगेजमेंट के हिसाब से एड्स को चेंज करना, अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो मैक्सिमम इम्पैक्ट जनरेट कर सकें। सो फ्रेंड्स, इग्नोरिंग एड फटीग इज़ ए बिग मिस्टेक। एक ऐसी मिस्टेक है जो आपको आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलरली अपने ऐड क्रिएटिव्स को रिफ्रेश करेंगे, डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, तो आप अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, बताइए कि आपकी कंपनी आपके कैंपेन्स में ऐड फटीग को कैसे हैंडल करते हैं आप। और अगले मिस्टेक्स पर चलते हैं, जो है नॉट यूजिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग। मिस्टेक नंबर 4, नॉट यूजिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग। सो कन्वर्जन ट्रैकिंग एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि आपके एड्स से कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं, चाहे वो सेल्स हो, साइनअप्स हो या कोई और एक्शन हो। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके एड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने एक कैंपेन चलाया है जिसमें आपको 100 साइनअप्स चाहिए, लेकिन आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चला कि कितने साइनअप्स हुए। तो क्या होता है जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज़ नहीं करते हैं? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके एड्स से कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं। आपका बजट इनएफिशिएंटली यूज़ होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा या पता ही नहीं होगा कि कौन से एड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आपका कैंपेन्स का पोटेंशियल पूरा नहीं होगा क्योंकि आपने अपने एड्स को फाइन ट्यून नहीं किया होगा। तो क्या करना चाहिए? लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट कन्वर्जन ट्रैकिंग इज़। पहला स्टेप है कन्वर्जन ट्रैकिंग को समझना। कन्वर्जन ट्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने एड्स को आपके एड्स के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके एड्स से कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐड बनाया है जिसमें आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया। कन्वर्जन ट्रैकिंग से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक करके एक्चुअल में परचेस किया। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? अपने वेबसाइट पर मेटापिक्सल को इंस्टॉल करना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस बारे में बात की है। अपने कन्वर्जन इवेंट्स को डिफाइन करना चाहिए, जैसे परचेसेस, साइन अप्स या फॉर्म सबमिशंस। रेगुलरली अपने कन्वर्जन डेटा को एनालाइज करना है और अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना है। स्टेप नंबर 2, सेटअप मेटापिक्सल ऑन योर वेबसाइट। मेटापिक्सल एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है जो आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल होता है। इससे आप अपने वेबसाइट विजिटर्स के एक्शंस को ट्राई कर सकते हैं, जैसे परचेसेस, साइनअप्स या फॉर्म सबमिशन, वेबसाइट विजिट्स। मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स स्टोर है, अगर आपने मेटापिक्सल को इंस्टॉल किया है तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने ऐड पर क्लिक किया, एक्चुअली में परचेस किया। तो इस समय आपको ये करना चाहिए कि आप अपने एड्स मैनेजर में जाकर मेटापिक्सल क्रिएट
करें। अपने वेबसाइट पर मेटापिक्सल कोड इंस्टॉल करना है आपको, अपने कन्वर्जन इवेंट्स को डिफाइन करना है, जैसे परचेसेस, साइनअप्स या फॉर्म सबमिशंस। जो भी आप कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं वो आपको कन्वर्जन इवेंट्स में डिफाइन करना है। स्टेप नंबर 3, डिफाइन योर कन्वर्जन इवेंट्स। तीसरा स्टेप है अपनी कन्वर्जन इवेंट्स को डिफाइन करना। कन्वर्जन इवेंट्स वो एक्शन है जो आप अपने ऑडियंसेस से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे परचेसेस, साइनअप्स या फॉर्म सबमिशन। मान लीजिए आपने एक ऐड बनाया है जिसमें आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रमोट किया है, तो आपका कन्वर्जन इवेंट परचेस होगा। आप अपने मेटा एड्स मैनेजर में जाकर कन्वर्जन इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अपने वेबसाइट पर मेटापिक्सल कोड को इंस्टॉल करना है, रेगुलरली अपने कन्वर्जन डेटा को एनालाइज करना है और अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना है। स्टेप नंबर 1, एनालाइज योर कन्वर्जन डेटा। कन्वर्जन डेटा आपको बताता है कि आपके एड्स से कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं। इससे आप अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक ऐड बनाया है जिसमें अपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रमोट किया है। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किया है तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक करके एक्चुअली में परचेस किया है। तो रेगुलरली अपने कन्वर्जन डेटा को एनालाइज करना चाहिए, अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो मैक्सिमम इम्पैक्ट जनरेट करें। स्टेप नंबर 5, ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स बेस्ड ऑन कन्वर्जन डेटा। कन्वर्जन डेटा आपको बताता है कि आपके एड्स से कितने कन्वर्जन हो रहे हैं। इससे आप अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने एक ऐड बनाया है जिसमें आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किया है तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक करके एक्चुअली में परचेस किया है। रेगुलरली आपने जो है कन्वर्जन डेटा को एनालाइज करें, अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मेजर करें। ठीक है। फ्रेंड्स, नॉट यूजिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग एक ऐसी मिस्टेक है जो आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में रेगुलरली अपने कन्वर्जन डेटा को एनालाइज करेंगे और अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये टिप भी आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके अपने कैंपेन्स के बारे में, कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगले मिस्टेक की तरफ चलते हैं जो है फेलिंग टू एनालाइज एंड एडजस्ट। आखिरी मिस्टेक है फेलिंग टू एनालाइज एंड एडजस्ट। मेटा एड्स एक सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी नहीं है। आपको रेगुलरली अपने कैंपेन डेटा को एनालाइज करना है, एडजस्टमेंट करना है। लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने एक कैंपेन चलाया है जिसमें आपका CPC, कॉस्ट पर क्लिक, बहुत हाई है। अगर आपने इसे एनालाइज नहीं किया तो आपका बजट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होता है जब आप अपने कैंपेन्स को एनालाइज और एडजस्ट नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कैंपेन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आपका बजट इनएफिशिएंटली यूज़ होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से एड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आपका कैंपेन्स का पोटेंशियल पूरा नहीं होगा क्योंकि आपने अपने एड्स को फाइन ट्यून नहीं किया होगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 6 सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स। क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने कैंपेन्स के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कैंपेन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐड बनाया जिसमें आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। एनालिसिस आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक करके एक्चुअली में परचेस किया है। रेगुलरली अपने कैंपेन के डेटा को एनालाइज करना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस मेजर करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं आप अपने कैंपेन्स के परफॉर्मेंस को मेजर करके देख सकते हैं। देन उसके बाद है एडजस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज़। बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ आपको बताती हैं कि आप अपने एड्स के लिए कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप अपने बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया तो आपका बजट इनएफिशिएंटली यूज़ होगा। और जैसे मान लीजिए आपने एक ऐड बनाया जिसमें आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया। अगर आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया तो आपका CPC हाई हो सकता है। रेगुलरली अपने बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करना चाहिए, अपनी कैंपेन्स के परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए
अपने कैंपेन्स की कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करके करके अपनी आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट जनरेट करना है। देन एडजस्ट टारगेटिंग, जिसके बारे में अभी मैंने बात कर चुकी है, मैंने अपने प्रीवियसली भी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि टारगेटिंग को कैसे मैनेज करना है। टारगेटिंग आपको बताती है कि आप अपने एड्स को कौन से ऑडियंस को कौन से ऑडियंस को दिखा रहे हो अपनी एड्स। अगर आपने अपने टारगेटिंग को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है तो आपका बजट इनएफिशिएंटली यूज़ होगा। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो आप उसको समझ लीजिए। स्टेप नंबर 5, एडजस्ट योर क्रिएटिव्स। आखिरी स्टेप है क्रिएटिव्स को एडजस्ट करना। तो इसके बारे में मैंने बात की है। क्रिएटिव्स को आपको बताते हैं कि आप अपने एड्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो आपका ऐड अनइंटरेस्टिंग हो सकता है, लोग बोर हो सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक्स नहीं आएंगे। तो इसको भी आपको रेगुलरली अपने क्रिएटिव्स को एनालाइज करते रहना है और उसके परफॉर्मेंस को मेजर करना है। सो फ्रेंड्स, फेलिंग टू एनालाइज एंड एडजस्ट एक ऐसी मिस्टेक है जो आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलरली अपने कैंपेन को उसके डेटा को एनालाइज करेंगे और अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आप अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करें, बताइए कि आप अपने कैंपेन्स को कैसे एनालाइज और एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सो एक इस तरीके से आप अपने जो है मिस्टेक्स जो आप करते हैं, जो मैंने अभी बताया है कि आप अपने मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मेटा एड ऑप्टिमाइजेशन में नॉर्मली लोग करते हैं। सो लेट्स क्विकली रिकैप कि हमने क्या समझा। टारगेटिंग टू ब्रॉडली, निग्लेक्टिंग ए बी टेस्टिंग, इग्नोरिंग एड फटीग, देन नॉट यूजिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग, फेलिंग टू एनालाइज एंड एडजस्ट। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आप अपने मेटा एड कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। और याद रखिए, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपेरिमेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई और मिस्टेक है जो आपने नोटिस की हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।